में लेख लिखे जाते हैं, उसकी फंडिंग होती है काला धन हवाला से। नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, पत्थरबाजों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, घुसपैठियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। और इस विषय को मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, लेकिन अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो ये कानून सफल नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, लाइव एग्जांपल। सर्बानंद सोनोवाल जी ने सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीआईएल किया सुप्रीम कोर्ट में कि असम में घुसपैठियों की पहचान हो निकाला जाए। सर्बानंद सोनोवाल की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि असम से घुसपैठियों को आप पहचानिए, निकालिए। लकीली सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से चूंकि उन्हीं की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो वो तो बड़े दिल लगा के काम करेंगे। बड़ा दिल लगा के उन्होंने एनआरसी करवाया असम में, और एनआरसी फेल हो। मतलब उन्हीं की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वहां घुसपैठियों को ढूंढा गया, और उसके बाद वो एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? घुसपैठियों ने घूस देके आधार बनवा लिया, घूस देके राशन कार्ड बनवा लिया, घूस देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस देके वोटर आईडी बनवा लिया, घूस देके बैंक में खाता खोल लिया। जब सारा कागज इकट्ठा हो गया तो उसके बाद घूस देके रजिस्टर में अपना नाम जुड़वा लिया। भाई जो एनआरसी रजिस्टर बनाने आते हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी आते या कोई संत महात्मा थोड़ी आते, वही पटवारी, वही लेखपाल, वही लोग बनाते। सब ने 4-4, 5-5 हजार रुपए दिया। अब जो घूसखोर हमारे लेखपाल थे, पटवारी, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सारे घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा और कल को पूरा जब रजिस्टर तैयार होगा तो पता चला असम की जनसंख्या 2 करोड़ बढ़ जाएगी। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने लोगों का नाम निकालते चले जाते। तो स्थिति हो गई, घुसपैठिए असम के नागरिक बन गए और असम के नागरिक बेचारे बाहर, उनका नाम बाहर हो। ये सिचुएशन। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एक बीएसएफ के कमांडेंट है जिनकी ड्यूटी थी वहीं पे बॉर्डर पे। उन्होंने बताया, बोले साहब बहुत बुरा हाल है। क्या? बोले रात में 1 घंटे के लिए आंख बंद करवा देते हैं और उसके बाद सारा काम हो जाता है। और ये फैक्ट है कि बॉर्डर पे इतनी वहां पे खतरनाक ड्यूटी है बांग्लादेश की बॉर्डर पे, लेकिन बीएसएफ में सिपाही वहां ड्यूटी लगवाने के लिए सिफारिश कराते हैं, क्योंकि अगर 1 साल के लिए बांग्लादेश की बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लग जाती है तो आराम से कम से कम एक फ्लैट, एक मकान या 2-4 बीघे जमीन खरीद ले। ये सिचुएशन हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को, सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, आप उसको कुछ भी नाम लीजिए, आर्य संस्कृति नाम लीजिए, भारतीय संस्कृति नाम लीजिए, सनातन संस्कृति कह लीजिए, हिंदू संस्कृति कह लीजिए, भारत भारतीयता कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, सबसे बड़ा खतरा 2 ही चीजों से है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो डबल फ्रंट पे हमें काम करना पड़ेगा। एक फ्रंट का जो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, मुझे लगता है यहाँ पे हम सबके शायद थोड़े थोड़े गिलहरी प्रयास से, बाकी सरकार अच्छी है इस समय। बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी काम 2 तरीके से हो सकता है, नीचे से अच्छा एफर्ट हो, ऊपर वाले पे अच्छे एफर्ट हो, ऊपर वाला की सोच अच्छी हो, नीचे से भी लोकतांत्रिक तरीके से उसको विचार व्यक्त किया जाए, तभी कोई काम सफल हो पाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण का पहिया घूम गया है, अभी स्पीड नहीं किया है जनसंख्या का, लेकिन घूम गया है। यूपी ने शुरू कर दिया, आसाम भी ला रहा है, हो सकता है 1-2 राज्य और भी लाए। जैसा मैंने बताया कि 3 बिल राज्यसभा में पेश हो गए हैं, उनकी डेट मिल गई है 6 अगस्त, उनकी डेट मिल गई है 6 अगस्त, तो राज्यसभा में बहस होगी। तो अब लगभग काम आगे बढ़ेगा। ये कानून इसलिए जरूरी है, आप इसको समझिए। 1750 में गंधार, जो दुर्योधन का ननिहाल था, वो हिंदू राष्ट्र था 1750 में। आज की डेट में वहां कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा।
न जैन, न बौद्ध, न आर्य, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई नहीं बचा, सब खत्म। 250 साल पहले राजा भरत का ननिहाल था, उस राज्य का नाम था कैकेयी। वो कैकेयी 100 साल में पेशावर बन गया। हमारे देश में जरा सोचिए, बहन बेटियों की इज्जत कैसे होती थी कि राज्य का जो नाम रखा जाता था वो राज्य के हिसाब से रखा जाता था। कैकेयी राज्य की राजकुमारी का नाम कैकेयी, कौशल देश की राजकुमारी का नाम कौशल्या, सौमित्र देश की राजकुमारी का नाम सुमित्रा, इस तरीके से नाम रखे जाते थे। गंधार देश की राजकुमारी का नाम गंधारी, ऐसे होता। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 1750 में हिंदू राष्ट्र था, अब अफगानिस्तान बन चुका है, कोई नहीं बचा। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न यादव, न पटेल, न मेहरोत्रा, न आर्य, न चौधरी, न बनर्जी, न मुखर्जी, न कोई नहीं बचा, सब खत्म। बाकी तो छोड़िए, अखंड भारत में 2 बंगाल थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश। उस बांग्लादेश में 30% हिंदू थे 1947 में, अभी 7% बचे, मात्र 7%। जब पाकिस्तान बना तो 23% हिंदू थे, अभी बचे केवल 1.5%। और जब 23% हिंदू थे तो सब थे। मैंने वकालत की शुरुआत राम जेठमलानी जी के साथ शुरू किया था। बेसिकली तो पहले लाइन में था, लेकिन बाद में वकालत में आया। तो मैंने शुरुआत जेठमलानी जी के साथ किया था, बहुत प्यार करते थे। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर आपको कब पता चला कि हमको देश छोड़ना पड़ेगा? विनय जी, मैंने जेठमलानी से पूछा, मैंने सर आपको पता कब चला कि छोड़ना पड़ेगा? बोला बेटा 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि भारत ये देश छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा आस पड़ोस मुस्लिम थे? बोले सब थे, लेकिन सारा कोई बचाने नहीं आया। बोले कोई बचाने नहीं आया। वकील तो बहुत हुए हैं, बड़े बड़े नामी वकील हुए हैं, किन्हीं ने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाए हैं, किन्हीं ने देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पे तुष्टीकरण के लिए, किन्हीं ने दिन रात एक साथ खड़े होकर आतंकवादी, चोर, लुटेरे, बलात्कारी उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। समय ऐसा भी था कि लोग अपने ही देश में रातों रात भागे, शरणार्थी हुए, लेकिन उनके लिए खड़े नहीं हो पाए। मैं इस आजाद भारत में एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे वकील को जो खुले आम धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूं। देश में सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाकर देश में अवैध घुसपैठ जो कि धार्मिक आधार पर भी हो रही है, उसके लिए रिट लगाता हूं। जो देश में समान शिक्षा की बात करता हूं, जो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता हूं, और न केवल बात करता हूं बल्कि रिट लगाता हूं, इस विषय की याचिका लगाता हूं, पीआई लगाता हूं। देश में 10-10 बच्चे न कोई पैदा करे, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इस विषय पे आगे बढ़कर रिट लगाता हूं। ऐसे एक वकील मैं समझता हूं हिंदुस्तान का केवल एक वकील मुझे नजर आता है, वो है अश्वनी उपाध्याय। अपने जीवन में कभी भी किसी मंच से, किसी सांसद, विधायक, मंत्री या किसी के लिए भी प्रशंसा के शब्द बोलूं, ऐसा मुझे लगता नहीं, कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती। वो आपके द्वारा चुने गए लोग हैं, लेकिन एक साथी आपके बीच से अगर खुलकर सुप्रीम कोर्ट में अगर इस विषय पे दिन रात खड़ा रहता हूं, तो मैं उनको धन्यवाद ही नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हम केवल इसी विषय पर काम कर रहे हैं। प्रकट रूप से पिछले 8 वर्षों से
और जब कभी भी जरूरत पड़ी पूरे भारत में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के समन्वयक के रूप में अश्विनी उपाध्याय भाई साहब ने, चाहे मेरठ में जाके प्रेस वार्ता करनी हो, चाहे पदयात्रा 3 दिन करनी हो, या कहीं भी जंतर मंतर पे बड़े कार्यक्रम हो, भाई साहब हमेशा धर्म के विषय पर, देश के विषय पर, राष्ट्र के विषय पर खड़े होते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है आज मैं कहना उनके लिए जरूर करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनसंख्या नीति का एक ड्राफ्ट पेश हुआ है। अगर वह उस रूप में सही है तो सबसे पहले तो हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए और इसके लिए उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि वह ड्राफ्ट सरकार का ही है तो उसमें जो कमियां रह गई हैं, जो सख्त प्रावधान नहीं है, मात्र केवल जैसा भाई साहब ने बताया कि कुछ सुविधाएं को इंसेंटिव या किसी को चुनाव से लड़ने से रोक देना, मात्र इतने तक सीमित न रहे बल्कि एक सख्त मजबूत कानून बने, इसके लिए प्रयासरत भी रहना है। और भाई साहब ने कहा कि अगले सप्ताह उनको एक रिप्रेजेंटेशन जाने वाला है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये स्पष्ट समझने की बात है कि कुछ लोगों को हम कम बच्चे पैदा करने पे या एक बच्चे, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक बच्चा नीति को प्रोत्साहन देना भारत जैसे देश में खतरनाक है। अगर एक बच्चे पे इंसेंटिव वाली बात आएगी तो इसे यदि कुछ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को यह ड्राफ्ट में कहा है तो इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। यह आपके लिए खतरनाक है। देश में अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने, यह ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कुछ लोगों को चुनाव लड़ने से रोक लेंगे तो यह बेकार की बात है। एक गांव में जिसमें 8000 की आबादी है, एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके यहाँ पूरे गांव में 15 बच्चे पैदा करते हैं, एक ऐसा आदमी पकड़ लेंगे जिसके 2 बच्चे होंगे और वो उसको चुनाव लड़ा देंगे। 3 नीति है, 4 नीति है, 10 नीति है, वो हो जाए, लेकिन उसको एक परिवार काउंट किया जाए और उनको अधिकतम 2 बच्चे ये बात जरूर ड्राफ्ट में डाली होगी। मैं जानता हूँ ये चीजें उनके ध्यान में होंगी और वो ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, तो ये सब चीज होने जा रही है। तो मैं ऐसे अपने साथियों से जो इस बात के लिए मैं कल से देख रहा हूँ, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जो ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं वो गलत है या ऐसा है वैसा, कई लोग मुझे देश भर से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब के ऊपर विश्वास रखें, ऐसा नहीं होगा। और यदि होगा तो भी 8 वर्ष पहले मुझे याद है कोई इस विषय पे सुनने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं। बिना रेल रोके, बिना सड़क रोके, बिना रास्ते जाम किए, बिना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, बिना सेना और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, अगर देश भर को इकट्ठा करके ज्ञापन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से देश भर के तमाम सलाहकारों को इकट्ठा करके अगर यहाँ तक आए हैं तो निश्चित रूप से वैसा वाला कानून भी बनवा लेंगे। इसलिए निश्चित रहे विरोध में शिक्षा के निश्चित रूप से समान शिक्षा के लिए भाई साहब से सहमति। देश में एक गरीब रामलाल का बेटा भी और अडानी अंबानी का बेटा भी एक जैसी शिक्षा प्राप्त करे, यह हमें जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो अलग बात है कि अंबानी अपने घर के हिसाब से अधिक पे करे, मैं उसके लिए जितना मैं हैसियत में उतने पे करूं। एक गरीब आदमी को सब्सिडी देके उसे निःशुल्क पढ़ाया जाए, लेकिन शिक्षा एक हो पूरे देश भर में एक सिलेबस हो, मात्र स्थानीय भाषाओं में। क्योंकि हमने खुद फौजी रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय भाई का केंद्रीय विद्यालयों के बारे में जानकारी है, एक सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल सहमति, इस विषय पे कहीं कोई शक नहीं। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। हम एक देश एक नागरिक, तो संहिता क्यों अलग है? देश हमारा है तो इसकी संहिता भी एक होनी चाहिए, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता बने, न केवल इसके लिए बल्कि मैं तो निश्चित कहूं कि भाई साहब का स्वास्थ्य और आप सब लोगों का जोश बना रहे, इस कानून को भी निश्चित रूप से बनवा लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। करने वाले भाई अश्विनी उपाध्याय जी को मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि हमें उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने भारत की आवाज को, ये वस्तुतः किसी व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये किसी एक संगठन
किसी एक जाति की भी आवाज नहीं है, ये वस्तुतः भारत माँ की आवाज है, जिसको उस कानून तक पहुंचाने का उन्होंने वो श्रम किया है, जिस श्रम का परिणाम अभी हमें आसाम के रूप में, अभी उत्तर प्रदेश के कानून के रूप में सामने आ रहा है। और जिस रूप में भी आ रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है, अभी उसका हमें स्वागत करना चाहिए। ये बात हमारे अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कही है और हमारे अनिल जी ने भी कही है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा कि तालियों द्वारा आप दोनों महानुभावों का स्वागत अवश्य करें, जिन्होंने एक कीड़ा को शब्दों में कागजों के परिंदे में बांध करके हमारे शीर्ष अदालत तक पहुंचाने का और उसके माध्यम से सारे देश में फैलाने का जो काम किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। जनसंघ के कानून की जरूरत है, उसके बारे में अश्विन जी ने आपको बता दिया, उसके बारे में और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं। और इस कानून में लगातार संशोधन सुझावों का रास्ता खुला रहेगा। अलग अलग राज्य सरकारें बनाएंगी, अनुभव नए पैदा होंगे, नए अनुभव से नई चीजें बनेंगी आने वाले समय में। ये एक समझ में आने वाली बात है कि हाँ ये चाहिए, तो इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी, आगे होते रहेंगे। जो अभी आपने बात कही एक बच्चे वाली, अगर दो बच्चों का कानून और एक बच्चे को प्राथमिकता देने वाला कानून बन गया, कहीं ना कहीं ये आवाज उठने की संभावना बन जाएगी कि बिना बच्चे वालों को हम ऐसी ऐसी सुविधाएं देंगे और इस बात को, इस सुविधा लेने वालों में और कोई हो ना हो, हमें दुखी होगा कि सुविधा लेने वालों में सबसे आगे शायद हमारा ही नंबर होगा। और ये सबसे दुखद बात है। एक बच्चे के नाम पर सुविधा लेने वालों में शायद अगर कोई होगा तो वो केवल हमारी जाति के लोग होंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है और इसको आप दुर्भाग्य क्यों कहूं, इसके लंबी कहानी में लंबी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात को बताना आप सबके सामने जरूरी है, क्योंकि कम से कम जो साथी इस मंच पे आज यहाँ पर बैठे हैं, उनको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि ऐसा वो कौन सा कारण हुआ कि हमारे घरों में दो बच्चों की परंपरा पड़ गई और बाद में एक बच्चे की पड़ गई और अब बिना बच्चे की परंपरा वाले परिवार भी पैदा हो रहे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए कि मैं 2-3 मिनट में इसमें लगाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उसकी गहराई में जाना जरूरी है। आईएमए जैसी संस्थाएं जिनका एकमात्र ध्येय इस देश के स्वास्थ्य को कमजोर करना था, मैं इस मंच से कह रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी इस बात की जिम्मेदारी के लिए सेव इंडिया फाउंडेशन जिम्मेदार नहीं है। अपने आप को अलग करना चाहे कर सकते हैं, मैं अपने आप के लिए जिम्मेदार हूं। उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर्स को फीड किया और सारी केरल से एक पर्टिकुलर ब्रांड की पाइपलाइन से आने वाली नर्सिंग चेन में हमारी माताओं को, जाने वाली बहन बेटियों को फीड करना शुरू किया। क्या जरूरत है, तुम पागल तो नहीं होगी और बच्चे जीवन का आनंद लो, ये क्या कर रही हो। आस्ता आस्ता फीड करते करते दो बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, जब दूसरे का नंबर आता था तब तक क्षमताएं समाप्त हो जाती थी, जिसका परिणाम हिंदू जाति आज झेल रही है, जिसके कारण से जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण हम हैं। जनसंख्या कम करने की लड़ाई नहीं है ये, जनसंख्या कम करने की लड़ाई नहीं है बच्चों, इस देश को बचाने की लड़ाई है, जनसंख्या को बैलेंस करने की लड़ाई। अगर जनसंख्या बैलेंसिंग में चलती रहती तो ये देश इतना सक्षम है कि सारी जनसंख्या का बोझ काफी हद तक सह लेता। हमारी धरती के अंदर इतनी ताकत है कि इतना अनाज पैदा वो कर सकती थी, लेकिन इस धरती के अंदर वो ताकत नहीं है और उसी ताकत के चलते अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और आपके देश में जितने राज्य इस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी मजबूरी के चलते आसाम में, जिसकी मजबूरी के चलते आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कानून लाने की आवश्यकता लग रही है, वो 2-4 जगह पे वो परिस्थिति नहीं है, वो देश में परिस्थिति अनेक स्थानों पर बन चुकी है। मैं तो आपसे बात अभी आईएमए जैसी संस्थाओं की कर रहा था, हमें उन सभी संस्थानों की पहचान करनी पड़ेगी जो संस्थान इन बातों के पीछे सबसे बड़े कारण के रूप में बने हुए हैं। हमने एक घटना देखी, घटना के समय में एक ऐसी डॉक्टर थी जिसके बारे में आप मेरी बात को समझ जाएंगे। उन्होंने हमारी बहन को तो ये सुनिए, हमारी बहन को तो ये कहा कि इतना अंतर होना चाहिए और दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं, बेटी है बेटा सब बराबर है, आप मत करिए। क्लिनिक बंद था, उन्होंने कहा आज आपको आना जरूरी है तो मेरे घर आ जाइए, और जब उनके घर पर जाना हुआ तो उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि हमारे ऊपर शोषण कहाँ तक हुआ है, हम शोषण के शिकार होते चले गए। इसलिए ठीक है, आज इस देश के लिए भी एक हद तक आवश्यकता है, क्योंकि हम उस लाइन को पार कर चुके हैं जो लाइन हमें जीने की राह देती है। उस लाइन के पार में अभी आपने बड़ी बात कही, 70,000 रोज पैदा हो रहे हैं। अब उन 70,000 की अगर आप गिनती करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन पैदा हो रहे हैं, अब आप कल्पना
उसकी कैलकुलेशन आपके हर मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है, करके देख लीजिएगा। लॉक डालिएगा, अपने आप आपको जनसंख्या का डेटा आ जाएगा, आप कहां तक जाएंगे ये इसलिए एक बड़ी ही चिंतन करने योग्य बात है। इसलिए सरकारों का जो काम है वो सरकारें करें, हम उनके लिए उनको दबाव भी देंगे, अपनी भावना भी रखेंगे, वो भी मजबूरियों को समझ रहे हैं, आने वाले समय की जरूरत को समझ रहे हैं, इसलिए माननीय योगी जी कर रहे हैं, माननीय हमारे असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आने वाले समय में अनेक राज्यों को इस ओर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन राज्यों के कदम उठाने से विसंगतियां आएंगी। विसंगतियां इसलिए आएंगी, जिसको उत्तर प्रदेश के कानून अच्छा लगेगा वो बच्चे को पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश में जाएगा, नहीं तो गुजरात में जाएगा, नहीं तो केरल में जाएगा, नहीं तो बंगाल में जाएगा। अगर ये राष्ट्रीय कानून ना बना, अगर आने वाले समय में इसको एक कानून हम मांग कर रहे हैं, एक कानून की समान शिक्षा की, समान नागरिक संहिता की, तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये एक दो राज्यों के अनुसार नहीं, ठीक है, अनुभव के तौर पे या शुरुआत करने के तौर पे मैं अग्नि यहाँ प्रज्वलित कर रहा हूँ, प्रदेश में जलेगी दृष्टि से, ठीक है, लेकिन हमें पूरे भारत की सरकार से एक मांग ये करनी ही पड़ेगी कि पूरे भारत को एक बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए आगे आना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और उसमें वोट का अधिकार जो बात कही, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, 12,000 लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी पढ़े लिखे को ले आएंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे पढ़े लिखे बहुत हैं जिनके अभी भी 2 हैं, लेकिन उन्होंने उनको अनपढ़ बना करके रखा है कि उनके 15 होते रहे। ये जो विसंगति है ये हमें शायद इस कानून का पूरा लाभ नहीं लेने देगी, उनके लगातार बढ़ते रहेंगे और हम लालच में आएंगे कि हमें शायद हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, नुकसान केवल हमारा है, बाकी किसी का नहीं, अगर हम अभी ना चाहें। इसलिए जनसंख्या कानून का कोई और लाभ ना उठा ले, हमारे को और ज्यादा कमजोर करने के लिए इसका भी ध्यान समाज को रखना पड़ेगा, सरकारें ध्यान नहीं रखेंगी। मैं फिर निवेदन कर दूं, सरकारों का काम सत्ता प्राप्त करना है, अपने को जीवित रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर समाज और हमारे संगठन हम सब लोग मिलकर के अगर इस काम को नहीं कर पाए, जन जागृति पैदा नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इन कानूनों का लंबे समय तक असर रह पाएगा, लंबे समय तक इसका लाभ हो पाएगा। पहला निवेदन हम ये करना चाहेंगे, मांग के रूप में समझ लीजिए, वोट का अधिकार खत्म करना। प्रश्न ये आता है, जी आपने चिंतन किया होगा, वोट का अधिकार तीसरे बच्चे का खत्म हो या तीसरे बच्चे को पैदा करने वाले माँ बाप का खत्म हो। कायदे में दोनों का ही खत्म होने की जब शर्त होगी, वो अपना खत्म करके बाकी 15 पैदा कर देंगे, तो क्या होने वाला है कि मैंने 15 वोटर पैदा कर दिए, अब मेरे 2 का खत्म हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं है, उससे भी काम का। इसलिए बहुत सारी विसंगति आने वाली है। इस समय चिंतन ग्रुप बनने चाहिए, लगातार इसकी चर्चाएं समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, बर्थडे के अवसर पर, शादियों के अवसर पर जब आप लोग मिलकर के बैठते हैं तो बाकी चिंता छोड़ दीजिए, उसने क्या किया, बुआ ने क्या किया, फूफा ने क्या किया, चिंता ये कीजिए कि आगे वाले समय में ना बुआ होगी, ना फूफा होगा, ना मामा होगा, ना चाचा होगा, ना ताई होगी, ना ताऊ होगा, ना भाई होगा, ना बहन होगी, ऐसी परिस्थिति में दुर्गम आ जाएगा। इसलिए अपने इन अवसरों पर, शादी ब्याह के अवसरों पर, फैमिली गैदरिंग के अवसरों पर इस चीज की चिंता शुरू की, क्योंकि आज अगर हमने अपने लेवल पे सोच लिया कि अश्विनी जी कर रहे हैं, बस बहुत है, अश्विनी जी की तारीफ करेंगे, अश्विनी जी का साथ देंगे, होने वाला नहीं। हमें लास्ट लेवल तक, अपने छोटे बच्चे तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि तुम्हारा भविष्य तब है जब तुम्हारे अपने परिवार में रिश्ते बचेंगे। तो भाई मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम भाई बहन का रिश्ता तो बचना ही चाहिए। ये तो हर हिंदू को एक मजबूती से अपना एक तरह से अपना एक कर्तव्य मान करके, धर्म की रक्षा मान करके करना पड़ेगा। तो मैं और अधिक ना कहूंगा, सारी बातें यहाँ पर लगभग आ चुकी है। अभी आपने बात कही थी राम सेतु के लिए भी बहुत सारे वकील लड़ रहे थे, राम सेतु नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, ना इसका कोई अस्तित्व है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे कहने वाले और आतंकवादी को छुड़ाने के लिए रात को 1 बजे की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले वकील भी इस देश के अंदर जिंदा है। ये भी हमारे ऊपर आज तक तोहमत की किसी ना किसी रूप में रहेगी। इसलिए एक अकेले अश्विनी उपाध्याय जी का काम नहीं, ऐसे अनेक लाखों साथियों की जरूरत है जो पूरे देश में चलकर के इस काम को एक आग की तरह से फैला दें। अभी हमारा समाज उतनी तरह से जागा नहीं है। हाँ है, राजनीतिक लड़ाई है, ऐसे कहने वाले हमारे लोग, ये राजनीतिक लेन देन है, इसके सिवाय कुछ नहीं, आप चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं, हमारी ये नारे ने हमें कमजोर किया, मजबूत नहीं किया, माफ करना, हमारी अस्थि कब तक रहेगी, चिंता हमारी है, हमें इस चिंता को करना ही पड़ेगा। इसलिए आगे मैं जैसी संस्थाओं के नाम में और नहीं लूंगा आज, क्योंकि आज उसके लिए मंच नहीं है। कभी और आप इस संबंध में बैठेंगे कि हिंदू जाति को समाप्त करने के षड्यंत्र में किन किन लोगों ने अपनी आहुति दी है, बड़ी पवित्र आहुति दी है, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। समाज के सामने उनके सबके चेहरे एक एक करके नकाब उतारे जाने चाहिए, ताकि उन चेहरों के नकाब उतरने में हमें जानकारी होगी कि हमारे ही घरों में बैठे हुए लोग, हमारे ही मंचों पर आने वाले लोग, हमारे ही पैसे से हमें अपने मनोरंजन से खुश करने वाले लोगों ने हिंदू समाज
समाज के लिए वो बात का निवेदन करके अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। समय की भी सीमा होती है और हम सभी के लिए है। आपने कभी कल्पना की है कि हम 1 मिनट में एक शब्द बोलते हैं, ऊपर वाला जाने, क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते? भाई साहब माफ करना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऊपर वाला जाने। ये ऊपर वाला कौन है? हमारा तो वो है जो हर जगह कण कण में व्याप्त है। हमारे दिमागों के अंदर फिल्मों के माध्यम से भरा गया दिमाग के अंदर ऊपर वाला उनका होगा जो चौथे आसमान पे रहता है, जो 7वें आसमान पे रहता है। हमारा हर कण कण में रहता है, हमारा एक आपसे मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये हमारे दिमागों के अंदर फीड की गई वो बातें हैं जो पूरे 70 सालों से उस मीडिया ने, उस फिल्मों ने, जिसने हमारी जेब से पैसा निकाला, हमारी बहू बेटियों को वहां पर पहुंचाया और हमारे दिमाग में वो बातें भर दी। ना 786 का नाम हिंदू समाज जानता था, ना कभी ऊपर वाले का नाम हिंदू समाज जानता था। दे दादा के नाम तुझको अल्लाह रखे, ना कभी किसी ने अल्लाह का नाम हमारे घरों के अंदर लिया था। हमारे घरों के अंदर अगर ये सब चीजें घुसी हैं, उस जिहाद के कारण से घुसी हैं, जिसके अंदर हम मौन रहे हैं, खुश रहे हैं, फिल्में देख करके आनंद लेते रहे हैं। उन सभी घटनाओं को आज मेरा जिक्र करना मकसद नहीं था। समय आएगा जिस दिन हम इसकी एक एक बात का बारीक से बारीक पर्दे को खोल करके मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। कभी के साथ में विशेष प्रोग्राम इस संबंध में ही बनाएंगे केवल, और वो जब पर्दे खुलेंगी आपको लगेगा कि मेरे पीछे, मेरे नीचे, मेरे आगे, मेरे ऊपर हर जगह एक षड्यंत्र करने वाले बैठा है। मैं पहचान नहीं रहा हूँ, ये मेरी गलती है, जिसका पाप मेरी आने वाली संतान, मेरी आने वाली पीढ़ियां भुगतने को मजबूर हो जाएंगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज से ऊपर वाला कहना चाहूंगा, मेरा नाम लेने बोले चलेगा, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला जिसका है उसका होगा, हमारा तो जिसका होगा हम नहीं जानते। तो मैं केवल एक छोटे शब्द की तरफ आपका ध्यान दिला रहा था। मैं पुनः आर्य समाज को एक आश्वासन देता हूँ, आर्य समाज इस विषय में बहुत चिंता रखता है, चिंता रखता है। एक पुस्तक आज से ठीक 100 साल पहले लिखी गई थी, उसका पुस्तक का नाम था अलार्म बेल। शायद आप में से किसी ने नाम उसका सुना नहीं होगा। ऐसी गजब की पुस्तक जिसका कोई शायद आज 100 साल बाद भी मुकाबला ना कर सके, वो अलार्म बेल की पुस्तक में आदरणीय राजकुमार जी को और हमारे भाई साहब बैठे और हमारे अशोक जी को मैं आज ही जरूर दूंगा, ये पुस्तक दूंगा। आप पढ़कर के उसको ये कहेंगे कि किन सज्जनों ने 100 साल पहले वो परिस्थितियां सुनी थी, जिसको आज बैठकर से समझने मानने में हम लोग चिंता नहीं कर पा रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज समाज को आश्वासन देता हूँ, जनसंख्या विधेयक, समान नागरिक संहिता के कानून और साथ में आपने जो सीमांकन नियंत्रण ये विधेयक रखा और उसमें मैं जो चिंता कर रहा था उस चिंता को आदमी अनिल जी ने दूर कर दिया। भाई घर वापसी का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। आज चौधरी मसीह जी का एक बयान, आज दैनिक जागरण के अंदर चौधरी मतीन अहमद का एक बयान है कि इस बात में तो कोई सच्चाई से परे नहीं हटा जा सकता कि हमारे सभी पूर्वज हिंदू थे। हमने नहीं जोड़ा, हमने नहीं उनको अपने पास लगाया, कहीं ना कहीं हमारा दोष रहा, जिस दोष को आज हमें दूर करने की जरूरत है। जो आए उसको गले लगा लो, यहाँ पे कोई समस्या रहने वाली ही नहीं है। वो मानते हैं, वो जानते हैं, जरूरत आपके मानने और जानने की कि ये हमारे भाई हैं, इनको अपने पास बैठा करके अपना बना लोगे, समस्या नहीं रहेगी। फिर इसकी चिंतन और भविष्य में दोबारा से करेंगे। इन शब्दों के साथ में भाई अश्विनी उपाध्याय जी का इस इनिशिएटिव को लेने के लिए मैं आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण देना नहीं आता, लेकिन जब अपनी टीम ने जिम्मेदारी लगाई है तो सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा, उसी को भाषण समझना। 8 अगस्त को पुराने कानूनों को जलाने के लिए और नए सनातनी कानून बनाने के लिए जो कॉल अश्विनी उपाध्याय जी ने की है, उसमें आना क्यों आवश्यक है, ऐसा मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बता रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि अभी 2 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण का कानून आज सरकारें बना रही हैं। वो सरकारें ऐसे आसानी से नहीं बना रही। उनका भी एक 8 अगस्त आया था 10 साल पहले, जब जंतर मंतर पर अनिल चौधरी जी के साथ मेरा जय हिंद मंच हजारों की भीड़ में चिलचिलाती धूप में माता और बहनें शेरनी की तरह प्रोफेसर डॉक्टर ममता जी के नेतृत्व में गरज रही थी और इन विधर्मी और मलेच्छों की नाक में नकेल डालने की बात कर रही थी। इसलिए वो कानून आज बनने जा रहा है। इसलिए आपको 8 अगस्त को इन कानूनों को जलाने और नए सनातनी कानून बनाने के लिए आना होगा। जिस जनसंख्या नियंत्रण की बात आज सरकारें चला रही हैं, 7 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जैसे आज आप समाज के गणमान्य व्यक्ति एक समूह के रूप में बैठे हैं, उस समय जय हिंद मंच
और अश्विनी उपाध्याय जी के प्रयासों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राम जेठमलानी जी की जिस सब्जेक्ट को अभी कोड किया था आपने, ये शब्द वही पूछे थे अश्विनी भाई ने कि आप वहां से भागने के समय कितना समय पहले पता लगा था? 12 की बात। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी तरीके से ये जो टीम आज आपकी बैठी है, ये टीम जब वहां बैठी थी तो ये कानून कल सरकार लेके आ रही है, इसलिए 8 तारीख को आना आपके लिए जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी जो जिम्मेदारी लगेगी आपके स्टेज को कॉर्डन करने की, युवाओं की, कार्यकर्ताओं की, दिल्ली के इर्द गिर्द 500 किलोमीटर में जो मेरा कैडर है, ठीक वैसा ही कैडर है जैसा पिंकी चौधरी जी का 5 साल पहले गाजियाबाद में 500 मोटरसाइकिलों पे 2 धारी तलवारें जब लहराती हुई चल रही थी, ये वही जहनी मंच और वही आप सिर्फ अपनी दुनिया और ज्ञानी और विवेकशील दिमाग से शुरुआत करें। लड़ने के लिए योद्धा जहनी मंच के तैयार हैं, आप चिंता ना करें। हम इस बात की तो गारंटी नहीं देते कि आपके साथ वकील, जब आप एक अकेले पड़ जाते हैं तो 40 वकील कैसे खड़े करें, क्योंकि आपकी जमात बहुत ही निकम्मी और नकारा लोगों की है, इसलिए वो गारंटी तो मैं नहीं लेता। लेकिन जिस समय आप वहां अकेले लड़ रहे होंगे, उसी सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ ह्यूमन चैन बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये ह्यूमन चैन आपको समर्थन करेगी, आपके जजों के ऊपर दबाव बनाएगी। ये अश्विनी अकेला नहीं, अश्विनी उपाध्याय के साथ बाहर लाखों लोग खड़े होंगे। इस तरह का मैं समर्थन करूंगा, ताकत दूंगा और एक सिपाही की तरह से जय हिंद मंच आपके इस मूवमेंट और इस आंदोलन को, जैसे पहले आंदोलन सफल किए हैं, उन आंदोलनों में से कुछ दोष निकले, मंथन में कुछ जहर निकला, वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने सच्चे और अच्छे मन से वो आंदोलन खड़े किए और वो आंदोलन सफल किए। उनमें से अगर कोई जहर निकला तो उसका हमारी गलती नहीं। आंदोलन फिर आप खड़ा करो, आंदोलन को फिर हम सफल करेंगे। धन्यवाद। उपाध्याय जी को मैं अपनी तरफ से भाषण देने लगा हूँ। आप ये सब हमारे मेरे परिवार के लिए कर रहे हैं, मेरी बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं, हम सबकी बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं। तो इस आपके इस कार्यक्रम में हम अपनी बहन बेटियों के साथ पहुंचेंगे। साथियों, एक बात मैं आपको बताऊं, इस संविधान में बहुत कुछ है जो लागू कराने की जरूरत है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताता हूं कि संविधान में किस तरीके से हमारे साथ खेल हुआ। देखिए, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान बराबर संविधान, जैसा पहले चर्चा हो। अब इस संविधान कहता क्या है? कहता है आर्टिकल 16 में सबको समान अवसर दो। तो तब तक नहीं होता जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी। हमारी समान शिक्षा वाली मांग सीधे सीधे संवैधानिक मांग है। संवैधानिक मांग है, चीन में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, जापान में चल रहा है, कई सारे देशों में चल रहा है। तो ना हम कोई रॉकेट साइंस मांग रहे, ना कोई गैर संवैधानिक चीज मांग रहे। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है, चीन में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, यूएस में चल रही है, जापान में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। तो समान नागरिक संहिता में कोई रॉकेट साइंस नहीं मांग रहे, संविधान से मांग रहे। धर्मांतरण, कुछ एक जिहादी हमें टीवी पे मिलते कहते जी आर्टिकल 25 मिला हुआ है, उनको ये नहीं पता आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 में ये कहा गया कि हम सब अपने अपने मत और मजहब को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। उसमें झूठ बोलने, पहचान छुपाने, धोखा देने, फरेब करने, काला जादू दिखाने, अंधविश्वास फैलाने, इसका अधिकार नहीं मिला हुआ। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है 3 राइटर है उसमें, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर का मतलब आप अपने मत और मजहब की प्रचार प्रसार में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। हेल्थ, आप अपने मत और मजहब की प्रचार प्रसार में कोई ऐसा नहीं काम करेंगे लाउड स्पीकर बजा बजा के दूसरे का काम खराब हो जाए। आर्टिकल 25 में तीसरा राइटर है मोरालिटी, आप अपने मत और मजहब की प्रचार प्रसार में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इमोरल हो। साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करना इमोरल है, इसलिए हम जो धर्मांतरण की विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं, हम आर्टिकल 25 की मांग कर रहे हैं और दुनिया के कई देशों में है। ये वाली मांग हमारी संवैधानिक है।
फिर हमारा है कि घुसपैठ नियंत्रण तो मेरी गैर सुप्रीम कोर्ट 2017 से चल रही है। एनआरसी का जो मेरा मैटर चल रहा है 2017 से चल रहा है। सारे राज्यों को नोटिस किया है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस किया हुआ है, और ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है घुसपैठ नियंत्रण का प्रावधान भी हमारे संविधान में, धर्मांतरण नियंत्रण का प्रावधान संविधान में, जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान संविधान में। पहले लोग मानते नहीं थे, फिर एक बार मैंने इकट्ठे जो है 500 संविधान की कॉपी खरीदी। संविधान में काम का बंटवारा किया हुआ है, केंद्र सरकार क्या क्या कानून बनाएगी, राज्य क्या क्या कानून बनाएगी, और केंद्र और राज्य दोनों क्या क्या कानून बनाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण का विषय समवर्ती सूची में है, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है। फिर मैंने उसमें फ्लैग लगाया और फ्लैग लगा के सांसदों को देना शुरू किया, देखो भैया है, मानो है। अब स्थिति आई, मैंने पिछले हफ्ते 3 ड्राफ्ट किए थे, और जो वीडियो आ रही थी कि जो आपने डाउट क्रिएट किया, और अनिल भाई ने जो कहा, हमने जो ड्राफ्ट बनाया है, जिसको परसों सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, और हरनाथ यादव जी ने एटा के रहने वाले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और अनिल अग्रवाल जी गाजियाबाद ने इंट्रोड्यूस किया है। उसमें हमने उसकी पूरी चिंता किया है। हमने उसमें 1 चाइल्ड की बात नहीं की है, हमने 2 चाइल्ड की बात की है। तीसरे पे हमने उसमें फाइनेंशियल पेनल्टी कहा है, और चौथे पे हमने 7 साल की सजा कहा है। तो जो तीनों ड्राफ्ट हैं, तीनों ड्राफ्ट जो राज्यसभा में पेश हुए हैं, इस पे 6 अगस्त को बहस होगी, वो तीनों ड्राफ्ट मैंने बनाए हैं। उसमें मैंने 1 चाइल्ड की बात नहीं किया है, क्योंकि 1 चाइल्ड के खतरे जो अनिल भाई कह रहे हैं और जो विनय आ रहा है कि मेरे बिल्कुल 1 चाइल्ड का खतरा है, क्योंकि हिंदू लालची होते हैं कि 1 लाख रुपए पिट जाएंगे, ये हम तो हमारे में कॉप नहीं करेंगे, इसलिए हमको हमारा 2 होना चाहिए, हमको हमारा 1 नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा खतरा आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कह दिया, मैं थोड़ा कहना नहीं चाह रहा। एक जो दूसरा बड़ा खतरा है, जिसको हमें अभी हमने उसको लिया नहीं है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। सनातन धर्म के लिए भी भाई आप समझिए, सब लोग समझिए, जितना बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट है, उतना ही बड़ा खतरा करप्शन है। जितना बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उतना करप्शन। लव जिहाद की पूरी फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, हवाला के जरिए। नहीं तो 200 रुपए कमाने वाला, 300 रुपए कमाने वाला, उसका बेटा 4 लाख रुपए की बाइक के कहां से घूमेगा? 10,000 रुपए का चश्मा पहनता है, 5,000 की टी-शर्ट पहनता है, 10,000 का जींस पहनता है, 3 लाख की बाइक ले घूमता है, काले पे चक्कर लगाता है। बाहर से फंडिंग हो रही है। मजाक इस्लाम में हराम है, समझ लीजिए आप सब लोग। मजाक इस्लाम में हराम है, नापाक है। इसलिए पूरे अरब कंट्रीज में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगा। भारत में हर 1 किलोमीटर के बाद एक मजार बना है, और पूरी फंडिंग हो रही है, जगह जगह मजार बना है। दरगाह इस्लाम में हराम है, नापाक है। इसलिए पूरे अरब कंट्रीज में, यमन, मस्कट, कुवैत, दुबई, जितने भी खाड़ी देश है जहां से वास्तव में इस्लाम शुरू हुआ, वहां एक भी दरगाह नहीं। लेकिन भारत में आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर, या छोड़िए हम लोग यही अशोका रोड पे इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर के सामने बनी हुई है। तीसरा ध्यान से समझिए जरा, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कब्रिस्तान, पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में हराम है। इसलिए खाड़ी देशों में एक भी पक्का कब्रिस्तान हराम है, नापाक है पक्का कब्रिस्तान। केवल मोहम्मद साहब की कब्र पक्की है बस, बाकी किसी जो शेख वहां पे सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, सोने की उनकी कारों का स्टीयरिंग सोने का होता है, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, हराम है, नापाक है। लेकिन भारत में जिस गांव में 2 परिवार भी रहता है, वो भी 3 एकड़ का कब्रिस्तान वहां पे बाउंड्री कर पा रहा है। तो चाहे वो लंजा हो, चाहे वो मजार जहां हो, चाहे वो दरगाह जहां हो, चाहे वो मदरसा जहां हो, चाहे वो जनसंख्या विस्फोट का मामला, भाई हर फ्राइडे को यही कहा जा रहा है, तुम बच्चा पैदा करो, कोई बात नहीं, तुम 200 रुपए कमाते हो, पैसा हम दे रहे हैं, तुम करो 10-15 करो। भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी पड़ेगी। और मैंने फिर से ये कहा, वो ढांचा अयोध्या का नहीं दिखता तो भव्य मंदिर नहीं बनता। ये अंग्रेजी कानून जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।
इसलिए ढांचे को क्या जरूरी है। 8 अगस्त को चूंकि हम सारे लोग बैठे, बहुत सगे संबंधी लोग बैठे, सब जानने वाले बैठे, हमारे विचार क्लियर होने चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए रमेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, और आपसे इस आशा के साथ आपसे मैं आशा करता हूं, आप रिटायर्ड आईएएस का एक टीम बनाइए, आप और कुछ मत करिए, इतना काम करिए, जब मैं आगे सुप्रीम कोर्ट में काम करूं आप लोग पीछे से खड़े हो, बस आप क्लियर करें, आप भी रखें दो। नमस्कार सर, मैं इंडिया स्पीक्स डेली से हूँ। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, उसके अंदर आपने 5 कानूनों की मांग रखी है। ये 5 कानून कौन से हैं, मैं उसके बारे में आप सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा, और आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जो आपने जनसंख्या नियंत्रण पर हाईकोर्ट से आपसे बड़ा फैसला आया है, और आपने उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी आपको हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपने 5 कानूनों की मांग रखी है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, 5 कानून हैं: समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। इसी विषय को लेकर हम लोग 8 अगस्त से जंतर मंतर पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रखी है। इन अंग्रेजी कानूनों के कारण भारत की संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जब तक ये अंग्रेजी कानून रहेंगे, ना भारत बचेगा, ना भारतीय संस्कृति बचेगी। और वर्तमान समय से अच्छी सरकार मिलने वाली नहीं है, वर्तमान प्रधानमंत्री से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमने तय किया है 8 अगस्त को हम पूरे देश से लोगों को आग्रह कर रहे हैं, आइए अंग्रेजी कानून जलाएंगे, और समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, इन 5 कानूनों की मांग को लेकर हम बैठेंगे। हमने इन 5 कानूनों का ड्राफ्ट भी बना रखा है। जो सांसद इसको पेश करना चाहेंगे हम उनको ड्राफ्ट भी देंगे। परसों जनसंख्या नियंत्रण पे 3 बिल पेश हो गया है, बाकी जो 4 और विषय हैं उस पर जो सांसद चाहेंगे हम उनको कानून का ड्राफ्ट बना के देंगे, वो लोकसभा पेश करें, राज्यसभा पेश करें। और 8 अगस्त को हम सबसे यही आग्रह कर रहे हैं, यदि आपके घर में बहुत विषम स्थिति है, माता पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, पत्नी की तबीयत ख़राब है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, फिर आप मत आइए। अगर थोड़ा सा भी आप सक्षम हैं, आप आर्थिक रूप से इस स्थिति में हैं कि आप बस में बैठ के आ सकते हैं, ट्रेन में बैठ के आ सकते हैं, तो आप 8 अगस्त को जंतर मंतर ज़रूर आएंगे। एक हाथ में एक अंग्रेज़ी कानून और एक हाथ में माचिस। अगर कानून भी आप नहीं ला सकते हैं तो माचिस ज़रूर लेके आइए अपने घर से, कानून की कॉपी हम यहीं रखवा देंगे और सब लोग मिलकर अंग्रेज़ी कानून जलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आगे आपसे ऐसी बातचीत होती रहेगी। 8 अगस्त को हम सभी चाहेंगे कि भव्य रूप से आप सभी के साथ आएँ, और अभी अपने सभी दर्शकों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अश्विनी जी का साथ दें, और हम सभी 8 अगस्त को बड़ी मात्रा में जंतर मंतर पर पहुँचें, और इसी के साथ नए युग का आरंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी।